हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे और उसमें भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे। ठीक है, इसके पहले हम चार एक्ट देख चुके हैं। क्या खासियत थी उन चार एक्ट्स की? वो चारों एक्ट जो थे, यानी कि जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था 1733 का, फिट्स इंडिया एक्ट था, उसके बाद दो हमारे पास चार्टर एक्ट आए थे, है ना, 1833 और 1853 के। तो इनकी क्या खास बात थी? इनकी खास बात ये थी कि ये जो सारे हमने पढ़े हैं, पिछले जो एक्ट्स पढ़े हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर के थे। यानी कि उस समय इंडिया में जो कौन कंट्रोल कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी। और जो हम आज से पढ़ेंगे वो चार्टर एक्ट वो जो एक्ट्स आएंगे वो कैसे रहेंगे? वो क्राउन के अंडर आएंगे। ठीक है, अंडर क्राउन रूल। ओके, so before this we have studied the acts which were there before in the under the East India Company, and now we will study those act which are coming under the क्राउन रूल, है ना, या फिर सीधा आप कह लो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो आ रहे हैं वो। ठीक है, तो हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर कम कर दिए जाए और उसको यहाँ से हटा दिया जाए। ठीक है, तो हम उसको सारी चीज़ों को हम उन उसके एक्ट्स के थ्रू हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देख रहे थे कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरीके से शेप अप हो रहा है ना, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं जिनके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन आज जैसा हमें दिख रहा है, आज जिस शेप में है, वो जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो किस तरीके से उसमें आती जा रही हैं। तो उसी ही कड़ी में आज हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मैं इसको बता रही हूँ इट्स इम्पॉर्टेंट। तो क्या रीज़न है? तो सबसे पहला रीज़न विच मेक इट्स इम्पॉर्टेंट वो ये है कि ये जो आ रहा है वो किसके अंडर आ रहा है? क्राउन के अंडर आ रहा है, क्राउन रूल के अंडर आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो एक्ट है, यानी कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि विच इज़ द फर्स्ट एक्ट अंडर द क्राउन रूल, तो कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो क्या ऐसा हो गया इस बीच में, ऐसा क्या हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी चली आ रही थी, अब क्राउन आ गया है इंडिया पे रूल करने के लिए? तो हमने ये देखा था कि भाई बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन ने ही भेजा था, ब्रिटेन से ही कहाँ यहाँ आई थी फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, वो यहाँ पे रूल भी करने लगी। ठीक है, मैंने उससे रिगार्डिंग आपको बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर से रिलेट करके आपको मैंने सब बताया है, आप चाहें तो पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो क्या हो रहा था कि यहाँ के जो ऑफिसर्स थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, वो काफ़ी करप्टेड होते जा रहे थे और जो एक्चुअली में ब्रिटेन गवर्नमेंट को जो फ़ायदा होना चाहिए था यहाँ इंडिया से, वो उनको नहीं पहुँच पा रहा था। और यही रीज़न था कि वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को क्या कर रहे थे? कम कर रहे थे, है ना। सो एक एक टर्निंग पॉइंट आया जिसको हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा इंडिपेंडेंस का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आया। ठीक है, कब आया? 1857 में, जब हमारे यहाँ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसको हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो उससे हुआ ये कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा डर गई। क्यों डर गई? क्योंकि यहाँ देखिए, इस वॉर ने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ इंडियंस में कितना ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन है, किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बोलना चाहिए, कितना ज़्यादा उनके मन में डिससेटिस्फेक्शन है। यहाँ पे कोई भी जो है, ना ही सोल्जर, ना ही लोकल पब्लिक, और ना ही जो प्रिंसेस थे, स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे या स्टेट के जो राजा महाराजा थे, वो लोग भी ईस्ट इंडिया कंपनी से खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे वो लोग? क्योंकि किसी ना किसी तरीके से जो स्टेट्स को कंपनी क्या कर रही थी? हड़प ले रही थी, है ना, एनेक्स कर ले रही थी। तो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था, और ये सारी चीज़ों का ही रिजल्ट था द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट के मन में क्या आया कि भाई इंडिया हमारे हाथ से जा सकती है। उनके मन में ये बहुत ज़्यादा डर बैठ गया कि अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो हम इंडिया को बहुत इजीली क्या करेंगे? खो देंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटाना चाहते थे, एंड दिस रिवोल्ट गेव देम अ चांस कि उनको वहाँ से वो पूरी तरीके से हटा दें। सो इसीलिए क्या हुआ कि जब ये रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो क्या किया इन्होंने? अब इसके बाद से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया? यहाँ से अबॉलिश कर दिया, यानी कि यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने इंडिया को फ्री कर दिया, इनफैक्ट अब वो यहाँ पे रूल करने के लिए आ गए। ठीक है,
क्या किया उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटा दिया एंड दे स्टार्टेड डायरेक्टली रूलिंग ओवर इंडिया। और उसी को हम क्या कह रहे हैं, क्राउन रूल। उसी को क्या कह रहे हैं हम, क्राउन रूल। कौन सा क्राउन, ब्रिटिश क्राउन रूल। ठीक है, तो ये जो एक्ट हम पढ़ेंगे अब इसके बाद से, किसके बाद से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद से हम जितने भी एक्ट पढ़ेंगे वो सारे ही क्राउन रूल के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ही क्या हुआ, हमारे यहाँ क्राउन रूल आया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट है इस एक्ट में जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक चीज आपको याद रखना है, वो ये कि इस एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। ठीक है, अगेन इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा एक्ट है जिसको गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। सो दिस इज द इंडियन एक्ट ऑफ 1858, आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्यों इसको गुड गवर्नमेंट कहा जाता है हम इसको लास्ट में डील करेंगे, आप बने रहिए वीडियो के साथ। ओके, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो इस यहाँ से इम्पॉर्टेंट है इस एक्ट से। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो है वो जो यहाँ का, इसके पहले हमने देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, पिछले एक्ट में देखे थे कि किस तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, सेंट्रलाइज कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट था उसको क्या किया गया, हटा दिया गया और उसकी जगह पे एक नया पोस्ट आया, वो था वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या पोस्ट आया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, अब क्या है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सो ही वाज लॉर्ड कैनिंग। एंड अगेन एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, सो जो उस समय गवर्नर जनरल था उसी को ही क्या कर दिया गया, वाइसरॉय बना दिया गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाइसरॉय था वो भी लॉर्ड कैनिंग था और जो लास्ट गवर्नर जनरल है वो भी कौन है, लॉर्ड कैनिंग ही है। सो ये जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया था ये कौन था, मैंने बताया जो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसी को ही हमने क्या किया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया। बेसिकली जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया था वो एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था किसका, ब्रिटिश क्राउन का। कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, कहाँ था ये, इंडिया में ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। अब इंडिया की ओवरऑल पावर जो है किसके पास थी, इस वाइसरॉय के पास थी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हुई कि जो पोस्ट चेंज कर दी गई वो। नाउ दिस सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट इज they have appointed a secretary of state. Who has appointed, the British Crown has appointed a secretary of state. कहाँ पे था ये, ब्रिटेन में था। एक इन्होंने पर्सन अपॉइंट किया जो कि जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये कहाँ था, ब्रिटेन में था। इससे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें पहले देख लेते हैं। ये एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जैसे हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं ना, वैसे ही ये एक कैबिनेट मिनिस्टर ही था, समझिए ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक मेंबर था। ठीक है, और क्या काम था इसका पहले ये देख लेते हैं। देखिए, जो वाइसरॉय है, वाइसरॉय की सारी अथॉरिटी थी इंडिया के ऊपर। ठीक है, वो इंडिया को कंट्रोल कर रहा था और ये जो है, ये वाइसरॉय अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको देगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ रहेगा वो ब्रिटेन में। ठीक है, लेकिन वो इंडिया की जो रिपोर्ट है वो मंगा सकता है किससे, वाइसरॉय से, कि इंडिया में क्या चल रहा है। तो वो सारा कुछ जानकारी वो ले सकता है किससे, वाइसरॉय से। ठीक है, अब देखिए, तो जो ये जानकारी लेके अब ये कहाँ प्रेजेंट कर सकता है, इन द पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये क्या कर सकता है, उन सारे जो अफेयर्स यहाँ पे इंडिया में हो रहे हैं उनको वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर सकता है। कौन करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यानी कि इंडिया से सब कुछ इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, वाइसरॉय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस चीज को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रख रहा है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ये रिस्पॉन्सिबल था टुवर्ड्स दी ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दी ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसकी हेल्प के लिए एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई जो कि 15 मेंबर की थी। ठीक है, एक 15 मेंबर की एडवाइजरी बॉडी बनाई गई जिसको हम काउंसिल ऑफ इंडिया कह रहे हैं। किसको सपोर्ट करने के लिए, इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सपोर्ट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई और 15 मेंबर्स। ठीक है, नाउ ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये क्या था, उस एडवाइजरी बॉडी का क्या था, चेयरमैन था। ठीक है, सो ही वाज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर एडवाइजरी बॉडी, आपको याद रखना है।
नाउ इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये टोटल कंट्रोल कर रहा था किस पे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे। इसका पूरा कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे, ऑल्दो ये रहता था ब्रिटेन में, लेकिन इसका टोटल कंट्रोल किस पे था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे था। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारा का सारा इसको रिपोर्टिंग चाहिए था, सारा का सारा जो वॉइसरॉय है इसको रिपोर्ट करता था। जो भी कुछ इंडिया में अफेयर्स हो रहे हैं वो सारा ही सारा कुछ जो वॉइसरॉय है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसके तरफ। ठीक है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पार्लियामेंट की तरफ। कौन सा पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, नाउ द लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एक्ट इज कि इन्होंने डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, उसको भी खत्म कर दिया। भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रही, ये किसके अंडर आते थे? ये दोनों किसमें थे? ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अबॉलिश कर दिया गया, सो ऑब्वियसली दिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल दे वर ऑल्सो अबॉलिश्ड। ठीक है, या फिर दे वर ऑल्सो टर्मिनेटेड। तो ये इस तरीके से 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए। ठीक है, नाउ मैं आपको बोल रही थी कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं, किस पर्टिकुलर एक्ट को कहते हैं। ठीक है, तो क्यों इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट कहा गया? देखिए, ब्रिटिश क्राउन को ये बहुत अच्छे से पता था कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है। दैट इज द रीजन व्हाई कि यहाँ पे जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, वो हुआ था। अगर वो सेटिस्फाइड होते ईस्ट इंडिया कंपनी से तो यहाँ पे वो रिवोल्ट नहीं होता। अब उनको ये धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है ना। तो उन्होंने क्या किया कि अब ये बोल के इस एक्ट को लाए कि भाई ये वाला जो एक्ट है, ये इससे हम यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें बहुत चीज़ें इम्प्रूव करेंगे हम। ठीक है, यानी कि इंडियंस को बहुत अच्छा हम अब एनवायरनमेंट देंगे, यहाँ पे इंडियंस के लिए हम काफ़ी कुछ करेंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया। एक्चुअली में हुआ कि नहीं हुआ वो बात की बातें हैं। ठीक है, लेकिन क्या क्या कहा उन्होंने, जैसे कि यहाँ पे जो जो प्रिंस थे, यानी कि जो राजा महाराजा लोग थे, प्रिंसली स्टेट के जो राजा महाराजा लोग थे। ठीक है, तो अब उनको देखिए सारा कुछ क्या होता था कि किसी तरीके से राज्य को हड़प नीतियां यहाँ पे चलते रहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो उनको ये विश्वास दिलाया गया कि भाई अब आपके जो राज्य हैं वो हड़पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आप फ्री रहिए, साथ ही साथ आप अपने पूरी इज्जत के साथ यहाँ पे रह सकते हैं, मतलब आपकी डिग्निटी और ऑनर में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ के राजा महाराजा को कन्विंस करने की कोशिश की। साथ ही साथ अब ये कहा गया कि भाई अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल तो नहीं है, तो अब आप बिल्कुल जो है ब्रिटिश क्राउन की छत्र छाया में है और अब आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब जो हम आपको गवर्नमेंट दे रहे हैं वो कैसी है, वो इस तरीके की गवर्नमेंट है जिसको हम कह सकते हैं कि जवाबदेही जिस गवर्नमेंट में रहती है वैसे, जो आंसरेबल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो किस तरीके से आंसरेबल गवर्नमेंट है कि भाई यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है दैट थिंग हैज टू बी रिपोर्टेड टू होम, टू वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। और वॉइसरॉय ऑफ इंडिया यहाँ पे जो भी सही गलत हो रहा है वो किसको बताएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको कहाँ रखेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखेगा। और यहाँ पे जो कुछ गलत या सही हो रहा है उसके लिए फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट आगे एक्शन लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इन्होंने बताने की कोशिश की कि जो अब गवर्नमेंट आ रही है वो कैसी है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये बताया कि नहीं, ये जो एक्ट हम ला रहे हैं इससे यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आप लोग जो इंडियंस है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे कॉल्ड दिस एक्ट एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।